हेलो बच्चों, फाइनली आखिर वो दिन आ ही गया कि जब आपने नीट का पेपर फिनिश कर दिया और अब मेरी जिम्मेदारी फिर से शुरू हो गई कि मैं आपके लिए फटाफट वीडियो सॉल्यूशन बना दूं और आपके लिए फटाफट आंसर की जनरेट कर दूं, जिससे कि आप मिला करके ये जान सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन ओ माय गॉड गलत ना हो, गलत हैं। चलो बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पेपर आया हुआ है इसको हमारे मित्र सौरभ गुप्ता जी ने भेजा है, तो इसमें सबसे लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑर्डर चेंज हो सकता है, अलग अलग सेट में क्वेश्चन वही हैं, खाली ऑर्डर चेंज है। सबसे पहले कहता है कि क्वेश्चन में कि भैया इसमें क्या है, एनीसॉल है। एनीसॉल का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ईथर इसी को बोलते हैं बेटा एनीसॉल। इसका रिएक्शन बेटा करा रहा है किससे, HI से। आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस आई माइनस में टूटा रहता है। ये H प्लस फटाक से इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा। अगर इस पे लोन पेयर पे अटैक कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ आप, ये O, ये C, ये H। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, और ये I माइनस बचा रह जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, H प्लस जाएगा तो इस ऑक्सीजन के पास एक नहीं दो दो लोन पेयर हैं, तो इस लोन पेयर के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और जब लोन पेयर के साथ एसोसिएट हो जाएगा बच्चों तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं बट उसके हिस्से में केवल एक है। फर्दर ये बेस इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल, और फिनॉल के साथ साथ क्या दे देगा, CH3I। चेक कर लीजिएगा, जिस आंसर में प्रोडक्ट फिनॉल और CH3I हो बेटा वही आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि HCl गैस को फ्लो कराता है। किसको फ्लो कराता है मेरे बच्चों, HCl गैस को फ्लो कराता है किसमें, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ, एक सॉल्यूशन है किसका किसका, CaCl2 का है बच्चों। दूसरा सॉल्यूशन किसका है मेरे प्यारे बच्चों, MgCl2 का है, और तीसरा सॉल्यूशन है श्रीमान किसका, NaCl का है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज, इनमें से कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज करेगा। सबसे पहले जरा देख लीजिए कि वही क्रिस्टलाइज करेगा जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में से किसी कंपाउंड का सॉलिड फॉर्म में बाहर आने लगना, तो जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी वही अच्छे से क्रिस्टलाइज करेगा, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी ज़्यादा तो क्रिस्टलाइजेशन कम, सॉल्बिलिटी कम तो क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा। अब जरा देखो, यहाँ पर एनायन सेम है लेकिन कैटायन अलग अलग है, Na प्लस Mg+2 और Ca+2। बेटा इसमें ये सब के सब आयनिक कंपाउंड हैं, एंड आयनिक कंपाउंड में जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी, और आयनिक कैरेक्टर हम फजान रूल के हिसाब से पता कर लेंगे। इन सब में जरा देखिए, सबसे छोटा है मैग्नीशियम और पॉजिटिव चार्ज भी इस पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन तीनों के रिलेटिवली सबसे ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो एनायन का पोलराइजेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं फजान रूल, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। एनायन का पोलराइजेशन बेटा ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी इसकी सबसे कम होगी। अगर इसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम होगी तो ये सबसे पहले क्रिस्टलाइज कर जाएगा। अब जरा देख लीजिए इसमें, और Na प्लस ये और ये है Ca+2, तो इसमें तो ये कैटायन काफ़ी बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो BeMg बेटा मांगे कन्या, ये कैल्शियम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बड़ा कैटायन है। बड़ा कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, हालांकि इस पे पॉजिटिव चार्ज +2 ही है, फिर भी बड़े कैटायन पे चार्ज डेंसिटी क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चों बड़े कैटायन पर साइज ज़्यादा होने की वजह से +2 चार्ज होते हुए भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कम हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़रा देख लीजिए कि यहाँ मेरे हिसाब से तो सबसे कम सॉल्बिलिटी
किसकी होनी चाहिए बेटा, इसकी। और अगर सबसे कम सॉल्बिलिटी इसकी है तो सबसे जल्दी यही क्रिस्टलाइज हो जाएगा। एक बार फिर से मैं चेक कर देता। HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compounds crystallizes? इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइज करेगा बेटा, यही करेगा, ओनली MgCl2 होना चाहिए आंसर, यानी कि आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। NaCl देखिए जरा, NaCl पे क्या है, Na की साइज भी बड़ी है और चार्ज भी कम है। अगर Na की साइज भी बड़ी है, चार्ज भी कम है, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, काफ़ी कम। अब जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है वो पुराना मक्कार होगा, उसे समझ में भी नहीं आएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ फजान रूल। कहाँ पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में। क्या होता है फजान रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड कितनी कंडीशंस फेवर करती हैं, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, हायर चार्ज ऑन कैटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन। These three are the favorable condition of the covalent character in ionic bond। तो फिर से बता देता हूँ कि उसकी क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले हो जाएगी जिसकी सॉल्बिलिटी क्या हो बेटा, सबसे कम, और उसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम होगी जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी क्या है, पोलर सॉल्यूशन है। पोलर सॉल्यूशन के अंदर आयनिक कंपाउंड फटाक से घुल जाएगा रिलेटिव टू कोवेलेंट कंपाउंड के। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। अरे यार, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। मोल्टेन CaCl2 में Ca+2 के फॉर्म में होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल कैल्शियम बना देगा। 1 मोल कैल्शियम का मास है 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 20 ग्राम कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए मेरे बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 96500 कूलम, और जिसे क्या बोलते हैं 1 फेराडे। तो नंबर ऑफ फेराडे इज नथिंग बट 1। बताओ, ये कोई क्वेश्चन है यार? इतने क्वेश्चन कराता हूं मैं ना, अगर उस पर ऐसे क्वेश्चन आए और तुम उसको ना कर पाओ तो ये मेरे गाल पे थप्पड़ है, समझ लो, तुम्हारी तरफ से। भैया देख लो, अब इसमें मैं बोलूं भी तो मुझे शर्म आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, आगे चलूंगा मैं। आगे आगे जरा देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। अरे भैया, कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देता है भाई? एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। तो पहला कहता है, जरा देखो, NHCH3। दूसरा ऑप्शन दिया है NCH3 का ट्वाइस दिस। तीसरा कहता है NHC2H5 दिस, और लास्ट कहता है NH2। अब मुझे कुछ बोलना ना पड़े बच्चों, किसी भी अमीन का डिग्री कैसे निकालते? नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली सेटिस्फाइड बाय द कार्बन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अमीन। अब बता दो फटाक से मुझे, ये कितने हैं भाई? 2 डिग्री। ये कितना है भाई? 3 डिग्री। ये कितना है भाई? 2 डिग्री। ये कितना है भाई? 1 डिग्री, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी केवल कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है। तो कार्बिल अमीन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स देते हैं, और कोई नहीं देता। कार्बिल अमीन टेस्ट क्या है, अब ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ। नहीं तो कहो सर मुझे बताओ क्या है कार्बिल अमीन टेस्ट। अबे यही साल भर बताया हूँ। चल आगे देख लेते हैं बच्चे, जरा देखियो। इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, इस पे ब्रोमीन लगा दिया। 2 ब्रोमोपेंटेन का इलिमिनेशन रिएक्शन होगा क्या बनाने के लिए? पेंट-टू-ईन। 1 2 3 4 5, पेंट-टू-ईन बना दिया, यानी मुझे हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है। जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगला कार्बन बीटा कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बताओ, HBr निकलेगा तो एक अल्फा से और एक बीटा से निकल रहा है कि नहीं? अल्फा से निकल रहा है ब्रोमीन और बीटा से निकल रहा है हाइड्रोजन। तो बताओ बीटा एलिमिनेशन है कि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दूसरा कहता है फॉलो जेस्टिव रूल। जेस्टिव रूल मीन्स सेटजैफ रूल। सेटजैफ रूल मीन्स दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल व्हिच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। बताओ यहाँ हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला बना है कि नहीं बना है, देख लीजिए। इसके तरफ 1 और 2 एल्किल ग्रुप है कि नहीं? अगर यहाँ कहीं से निकाल देते तो सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप रहता। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये भी सही है, और चौथा कह रहा है डिहाइड्रेशन, यही गलत है। यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसमें
पहला, दूसरा और तीसरा इसी को ABC के फॉर्म में दिया है। ABC किस में दिया भाई? ABC फर्स्ट में ACD, B में BCD, 3 में ABD और फोर्थ में ABC। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको धकाधक समझ में भी आ रहा होगा बच्चों। ये अगला क्वेश्चन जरा देखें। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज पेरोक्साइड लिंकेज। ओ लिंकेज, अरे बाप रे, शर्म आ रही है मुझे इस पेपर को डिस्कस करने में भी। बच्चों ने तो इसकी बैंड बजा दी होगी। बताओ ये सब मैं तुम्हें कैसे खेल खेलता, मैं केमिकल बॉन्डिंग में कैसे खेल खेलता, मैं रेडॉक्स रिएक्शन में। मुझे तो छूने का भी मन नहीं कर रहा है। H2S2O8, जी हाँ, H2S2O8, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर भी अगर जिद करो कि नहीं सर मुझे बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करके बताओ, तो H2SO4, H2SO4, अजी हाँ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। लो, इसमें कहीं O लिंकेज है क्या? नहीं है। H2S2O7, अजी हाँ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, अजी हाँ, इसमें कहीं है क्या? नहीं है। आगे है H2SO3, अजी हाँ, S डबल बॉन्ड O OH OH H2SO3 हो गया भैया। लो, और क्या करोगे? जान लोगे क्या मेरी? तो बात समझ में आ गई कि कैरो एसिड और मार्शल एसिड, यार हमेशा बताता हूँ, मार्शल एसिड बोलते हैं इसको, H2S2O8, इसमें यह है पेरोक्साइड लिंकेज। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ विच ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है जीटा पोटेंशियल किस लिए निकालते हैं? अरे भाई पहले तो ये जान लो कि जीटा पोटेंशियल है क्या। जब भी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो कोलाइडल पार्टिकल पे बेटा चार्ज होता है, और बताओ सॉल्यूशन में भी कुछ चार्ज होगा। तो जरा देखना, कोलाइडल पार्टिकल पे और सॉल्यूशन के इंटरफेस पे, इंटरफेस यानी जहां सॉल्यूशन पार्टिकल को टच कर रहा होगा, वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। अब जरा देखो, मान लो एक कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जीटा पोटेंशियल समझ लो आ गया +x। दूसरे कोलाइडल पे भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी जीटा पोटेंशियल मान लो आ गया +x। अब बताओ, दोनों पे पॉजिटिव पोटेंशियल है क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज थे। बताओ क्या ये एक दूसरे से कभी भी जुड़ सकते हैं क्या? जब जुड़ नहीं सकते तो पार्टिकल साइज का रेंज कभी खराब हो सकता है क्या? नहीं खराब हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूं ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने मेहनत किया होगा। पार्टिकल साइज के बिहाफ पे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। अगर ये आपस में जुड़ेंगे नहीं तो पार्टिकल साइज बड़ा नहीं होगा। पार्टिकल साइज बड़ा नहीं होगा तो दे विल रिमेन लाइक अ कोलाइडल सॉल्यूशन, मींस इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसका मतलब यह है कि जीटा पोटेंशियल का जरूरत हमको कहां लगता है? किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बताने में। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अच्छा, अगर पार्टिकल जुड़ेंगे नहीं तो पार्टिकल साइज कभी भी डेविएट नहीं करेगी। पार्टिकल साइज डेविएट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मेंटेन रहेगा। अब जीटा पोटेंशियल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? जीटा पोटेंशियल अगर सेम हुआ पार्टिकल्स का तो वो कभी भी एसोसिएट नहीं होंगे, और अगर कभी भी एसोसिएट नहीं होंगे तो उनकी साइज बड़ी नहीं होगी। साइज बड़ी नहीं होगी तो उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले कहता है कि ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। महाबकवास है। ब्लिस्टर कॉपर बनता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑटो रिडक्शन। क्या बोलते हैं? ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। ऑटो रिडक्शन होता है जब खुद कॉपर ही कॉपर सल्फाइड को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। यहां ये तो गलत हो गया। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत। दूसरा क्वेश्चन कहता है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकिल बाय वैन अर्कल प्रोसेस। अरे बाप रे, निकिल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज होता है। वैन अर्कल प्रोसेस इज यूज फॉर द जर्कोनियम ओनली। अच्छा, ये भी गलत है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। यस इज द करेक्ट आंसर।
रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4%, ये गलत बात है, 0.2% कार्बन होता है रॉट आयरन में, तो इसमें क्या हो गया, थर्ड इज द राइट आंसर। कौन सा, कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। अगला कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ C20 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। अजी हाँ, C60 में तो 20 होते हैं हेक्सागोनल रिंग और 12 होते हैं मेरे हिसाब से पेंटागोनल रिंग, याद रखा है मैंने, यानी कि बी गलत है। ZSM5 इसका यूज होता है टू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू गैसोलीन, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस फला 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 ऑर्डरलेस, ये भी बिल्कुल सही है। सी और डी तो भैया हर हालत में सही है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, यानी कि आंसर क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। बेटा ये काफ़ी कॉमन सी बात है यार, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, पूरी दुनिया जानती है। ZSM5 जो है अल्कोहल को गैसोलीन जैसे जो हवाई जहाज कभी पेट्रोल पंप पे आता है पेट्रोल डलाने, नहीं आता, तो हवाई जहाज में जो पेट्रोल यूज़ होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ होता है गैसोलीन, उसमें उसके कन्वर्जन के लिए ZSM5 का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एल्कीन, समझ गए ना कि सी और डी सिर्फ करेक्ट है बस, उसका कौन कौन सा, ZSM5 वाला और कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ओनली दीज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, अदर्स आर कंप्लीटली रॉन्ग। अगला देख लीजिए, एन एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ओजोनोलिसिस करने पर क्या मिल जाता है, मीथेनॉल, मीथेनल नॉट मीथेनॉल, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। भैया ओजोनोलिसिस करोगे तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहीं से मिल जाएगा यार, इतना सिंपल रिएक्शन है बाबा, क्या करके मानोगे यार, 2 इज द राइट आंसर। अब कोई लोग सोचे कैसे, तो उनके लिए नहीं है, ये उसी के लिए है जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो, जो पूरा कंफ्यूज हो उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, आगे जरा देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 4.606 into 10 raised to the power minus 3 second inverse, the time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is, ठीक है। अच्छा, KT is equals to 2.303 log R0 upon RT। अच्छा जी, K कितना दिया है, 4.606 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, T हमको चाहिए 2.303 लॉग, शुरुआत में कितना है 2 और कहाँ तक ले जाना है 0.2, उठा के ठोक दो ऊपर, 0 हो गया, 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, यानी T कितना हो गया 2.303 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4.606 कट गया, 2 बार जाएगा, ये क्या हो गया 1000 डिवाइड बाई 2 500। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है जिसमें आ रहा है 500 सेकेंड, और जिसमें आ रहा है 500 सेकेंड वही तुम्हारा आंसर है, कहीं मुंह में बना लेना। दुनिया में मैंने सबसे अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाया है केमिकल काइनेटिक्स, और जो मेरे पढ़ाने केमिकल काइनेटिक्स गलत करके अगर कोई भी बच्चा आया होगा तो 4 मुक्के का हकदार होगा पीठ पे। आगे जरा देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे शेरों क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, क्या कहता है, अनिल अनियम, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, अन मतलब 1, नील मतलब 0, अनियम मतलब 1, अनिल ट्राइयम, अनिल हेक्सियम, अनियम, ठीक है, ओके। कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा गलत है, इसको कह रहा है कि जो अनिल अनियम है वो मेंडेलिवियम है, और इसको क्या कह रहा है जो अनिल ट्राइयम है वो है क्या, अनिल ट्राइयम जो है
वो है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। और कहता है कि जो सी हमारा यानी कि अनिल हेक्सियम है, अनिल हेक्सियम है सीबॉर्जियम। और हमसे आगे कहता है कि जो हमारा लास्ट क्या बचा, अनिल अनियम, अनिल अनियम यानी कि डी, जो डी है हमारा वो है डर्मस्टैडिशियम। नाम भी बड़ा अच्छा अच्छा है। अरे भाई लॉरेंशियम, लॉरेंशियम कहाँ आता है, लालू सीमा प्रीति नंदा पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। ये तो हो गया लुटीशियम। अब लॉरेंशियम की बात की जाए तो लॉरेंशियम यानी कि एक था पैदल ले रखा, फर्स्ट मेडल ले रखा है लॉरेंशियम, यानी कि एक्टिनियम सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट है लॉरेंशियम, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 103। तो 103 के सामने तो लॉरेंशियम है, यानी ये क्या हो गया बेटा, ये करेक्ट हो गया। अब जरा बाकी के लिए हम देख लेते हैं, यानी कि ये तो करेक्ट हो गया, कौन सा करेक्ट हो गया 103 के साथ लॉरेंशियम, यानी कि बी के साथ 2 करेक्ट हो गया। अब इनका जरा मैं नाम मालूम है, मेंडेलिवियम और डर्मेस्टेशियम, और ठीक है चलो भाई मैं इनकी बैंड बजा देता, तुम घबराओ मत। देखो जरा, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। एक होता है कितना 89, उसके बाद 90 103, फिर यहाँ हो जाएगा 104, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 106, उसके बाद 7, 103 कहाँ गया भाई, हो गया 7 8 9 10 11 हो गया भैया, ये 111 ठीक है। अब जरा देखो RF 104 है, हमें 103 पता लग गया है, 101 चेक अभी नहीं चेक किया हमने, 106 ये है, यानी कि सीबॉर्जियम बिल्कुल करेक्ट है। 101 RG है, यहाँ क्या दिया है डर्मेस्टीशियम, यही गलत है, यानी कि 101 के साथ डर्मेस्टीशियम गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ 4 यही गलत है, यानी कि हमारा कौन सा थर्ड, इसमें सही आंसर कौन सा हो गया डी का 4 यानी 3। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ 101 103 106 111। अब जरा देखो 103 लॉरेंशियम है भैया, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दुनिया जानती है एक्टिनियम एक्टिनॉइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। अब इनको चेक करना है, तो हमने इसको चेक किया, इसको चेक किया, यही गलत हो गया, क्योंकि 111 तो हमने देखा है RG के लिए होता है, और RG के लिए अगर 11 होता है तो ये तो डर्मेस्टीशियम के लिए दिया है, इसका मतलब गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। एक बार चेक कर लूँ भाई, नहीं पता लगा कि जल्दबाजी में गलत हो जाए। 3 के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11, हाँ यार सही तो है, 12 हो जाएगा यहाँ। चलो भाई सही है यही, आगे चलो आगे चलो। अब ये सब आपको देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे चले जाइएगा, पीरियोडिक टेबल में वीडियो पड़ी हुई हैं, जब याद कराता हूँ तब तो दांत दिखाते हो, और जब दांत दिखाओगे तो फंसोगे। पीरियोडिक टेबल में जाना, पीरियोडिक टेबल में पहले ही लेक्चर में मैंने सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कैसे निकाल डालूं ये सिखा रखा है मैंने तुमको। चलो इसमें थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि Li2C2O2He2, इसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करता भाई, सांस लेता हूँ ऑक्सीजन का, ये तो एग्जिस्ट करता है, टेंशन खत्म। इन्हीं 3 में चेक करना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन।
अब जरा देखो 1s2 सिग्मा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब जरा देखो इसमें बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 4 और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है 2, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो स्टेबल होता है और वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यहाँ भी भैया साफ साफ बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 2 4 और 4 4 8 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे कुछ बचा क्या, यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होंगे। फॉर एनी कंपाउंड टू बी मोर स्टेबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन जब हम ले लेंगे तो पता लगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। दिए गए मॉलिक्यूल में किसके पास जीरो डायपोल मूवमेंट है। सबसे पहले कहता है कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, उसके बाद कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का डायपोल मोमेंट कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए आगे चढ़ जाओ। अगला है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, बेरिलियम डाई फ्लोराइड BeF2, वाटर का भी कभी नहीं हो सकता जीरो। आगे बढ़ जाओ, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3, बेरिलियम डाई फ्लोराइड BeF2, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यही है आंसर। अमोनियम बेरिलियम वाटर, ठीक है, देख लो कैसे यही है। BF3 F प्लेनर है कि नहीं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको कैंसिल कर लेगा। BeF2 भैया इसको भी देख लो, ये ऐसा ये भी कैंसिल कर देगा। CO2 इसके भी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसके भी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, आंसर इज द थर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन, अरे बाप रे 71 LU 175, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, क्या ही बताऊं। प्रोटॉन कितना हो गया भैया, एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन कितना हो गया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 17 में से 7 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 104। नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या पूछा है, तो ऑर्डर क्या दिया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर हो गया 71 104 एंड अगेन 71। भैया कुछ रोने गाने मत लगना। अब आगे जरा देख लो, आगे जब देखोगे तो पूछेगा कि फॉर द रिएक्शन, अगला क्वेश्चन जरा देखें। क्या यार, नीट का पेपर है, बताओ, अगर इतना मेहनत किया हूँ तुम्हारे साथ, अगर सारे क्वेश्चन ना सही कर दो तो यार कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। कहता है कि फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज इसके लिए हमको डेल H और डेल H बताना है और डेल S बताना है। एसोसिएशन हो रहा है और एसोसिएशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, डेल H क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और रैंडमनेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो घटेगा, और रैंडमनेस जब घटता है तो डेल S भी निगेटिव लिया जाता है, यानी डेल H भी लेस देन 0 होगा और डेल S भी लेस देन 0 होगा, यानी कि कौन सा है, थर्ड इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हूँ बाबा, कभी भी जब एसोसिएशन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और वैसे भी जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल H निगेटिव हो जाएगा और रैंडमनेस कम होगा। एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज़ ज़्यादा रैंडमली घूम सकता है रिलेटिव टू मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए रैंडमनेस भी घट जाएगा। चलो रोने मत लगना, जो भी रोएगा वो मार खाएगा मेरे हाथों से, याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा,
अगला क्वेश्चन जब मेरे सरकार देखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है, एक एलिमेंट के पास बीसीसी स्ट्रक्चर है, उसका एज लेंथ जो है वो 288 पिकोमीटर दिया है और एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है। हे भगवान मैं क्या करूं, एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है। अच्छा 4r = √3a, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो जरा अपने गाल पे 4 चाटे मेरी तरफ से मार लेना। 4r √3 × 288, r कितना आ गया √3 × 288/4, 4 से 28, 4 दूनी 8, 72, 72 × √3 70। लो इसमें और भी आसान कर दिया है। हे ईश्वर, हे दीनानाथ, √3/4 × 288, और कुछ नहीं पूछ रहा है तुमसे। √3/4 × 288, 4th इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में प्लीज़ आप गलती मत किए हों, यही मेरी भगवान से गुजारिश है। आगे देख लेते हैं, आगे जब देखेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो और मज़ा आएगा। अब ज़रा देखो, सोचोगे रंजीत सर आज इतने एक्साइटेड क्यों हैं? अरे भाई एक्साइटेड ना रहूं, 2 दिन तुमको मैं कैसे कैसे, 2 साल तक मैं तुमको कैसे कैसे अपने साथ लेके चलता हूँ, तुम बदतमीज़ी करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, उसके बाद भी आज फाइनली क्वेश्चन जब आता है और देखता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा है कि मैं खुद ही क्या बताऊँ तुम्हें कि कैसा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो तुम्हारे नोट से बाहर का हो, उसके बाद भी अगर तुमसे आंसर ना आया हो तो मैं ही क्या कर डालूँ। कहता है यूरिया रिएक्ट विथ वाटर, NH2 C+O NH2, ये वाटर से रिएक्ट करके बनाता है A, which डिकम्पोज टू गिव B, जो डिकम्पोज होता है B बनाता है। आगे कहता है B व्हेन पास थ्रू Cu+, जब इसको Cu+2 के साथ पास किया जाता है तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन C इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ C इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि अच्छा डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ C इज फॉर्म, तो कह रहा है बताओ C का फार्मूला क्या होगा। अरे भाई अगर डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसको जरा पहला ऑप्शन हमको क्या दे रहा है, CuNH3 का होल 4+2 CuOH का होल। चलेंगे हम लोग तो अगला क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। एक सेकेंड रुको, थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर। Cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये नेचुरल रबर होता है बच्चों, वही है नेचुरल पॉलीमर। 140, यानी कि इसमें 140, आप में कुछ और भी हो सकता है, देख लीजिए। वुड्स रिएक्शन से कौन नहीं बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये भैया देखो सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। एन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, ये अनसिमेट्रिकल है, यही नहीं बनेगा। अगला है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन। बेंजल्डिहाइड है बेटा, ये देखो दिस C+OH, और ये है एस्टोफिनोन CH3 C+O एस्टो। ये देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, तो इनके बीच क्रॉस एल्डोल होगा, इसको सीमेट रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। अब एक क्वेश्चन और है बेटा लास्ट, उसको भी फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। कहता है कि एक कंटेनर में नाइट्रोजन है और एर्गॉन भरा हुआ है। नाइट्रोजन है 7 ग्राम, एर्गॉन है 8 ग्राम, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो 25 बार दिया हुआ है, और हमसे नाइट्रोजन का प्रेशर पूछ रहा है। बताओ इसमें कौन सा लॉ लग जाएगा, डाल्टन्स लॉ लग जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा, और मोल फ्रैक्शन मुझे दिख रहा है 7/28, यानी कि 1/4/1/4 प्लस 1/1/5, क्योंकि एर्गॉन का मोलर मास 40 होता है। अब ये सब कैसे लिखा रहने देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़रूरी नहीं है जानना। देखो 1/4 इंटू ऊपर जाएगा 20, नीचे आएगा 9 इंटू 27, 4 पंचे 20, 20 से 9 तक 27, 15 बार आ गया।
और यहाँ से पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन ख़त्म हुआ। चलिए फटाफट आप लोग मिला के और नंबर मुझे कमेंट में अपना मैसेज कर दीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द ट्रांजिशन मेटल हैज़ दियर कंपाउंड्स आर नोन ऑफ दियर कैटेलिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, जितने भी कैटलिस्ट हैं वो हमारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। ड्यू टू दियर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द एनर्जी ऑफ NS and N-1D इज सेम, दैट्स वाई दे आर यूज लाइक अ कैटलिस्ट। एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। हमसे पूछ रहा कौन इनकरेक्ट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ये आपको बताया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एंड दिस आर नॉट सेम, चेक कर लेते हैं। CrO4 पे -2 और Cr2O7 पे -2, x + 4 × -2 = -2, तो x कितना आ गया बेटा +6, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है साफ साफ 2x + 7 × -2 = -2, तो x कितना आ गया 12/2 + 6, यानी कि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। जबकि इसमें कहता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 पे -2 एंड Cr2O7 पे -2 आर नॉट सेम, यानी यही इनकरेक्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्या कि क्रोमियम दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि सेंटेंस में दे रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस एंड दिस आर नॉट सेम, जबकि सेम है, इसलिए यही इनकरेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या सच नहीं है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात है। द कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा ठीक है, ये तो गलत बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो यही करेक्ट नहीं है। यानी कि आप ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होता ही इसीलिए है क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल रिलेटिव टू दैट कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अगले क्वेश्चन की, यानी इसमें क्या सही हो गया, दूसरा करेक्ट आंसर है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अच्छा जी, जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेटा वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखता है सुक्रोज प्लस H2O और ये फॉर्म करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कहता है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए Kc की वैल्यू 2 × 10⁻13 हो और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो हमें डेल जी नॉट पूछ रहा है। हम जानते हैं डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस RT ln K होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल जी 0 हो जाएगा, तो डेल जी की जगह 0 पुट कर दोगे तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू -RT ln K, या हम इसको लॉग में बदल दें तो 2.303 RT लॉग के हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सबको रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू लिख देंगे हम। सबसे पहले Kc की अगर कोई यूनिट दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो भी कोई बात नहीं। आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर और आसान फॉर्म में दिया है 8.314, ठीक है, इंटू लॉग 2 इंटू, इधर कैमरे से बाहर ना चला जाए मैं यहीं लिख देता हूँ, इंटू 2 लॉग K की वैल्यू कितनी है बच्चों, K की वैल्यू दी हुई है कितनी 2 × 10⁻13। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.303 के फॉर्म में नहीं दिया है तो ln के फॉर्म में है। चलो ln के फॉर्म में लिख दूंगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -8.314 इंटू ln
2 into 10 raised to the power 13. What is the basic difference between ln and log? बेस ई एंड बेस 10, यानी यहाँ पे बेस है ई और यहाँ बेस है 10। तो देख लो ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई एक सही है। अब 3 या 4 में से कोई एक कौन सही है? फोर्थ सही है। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। यही लिखा हुआ है 8.31313 इंटू टेम्परेचर कितना था? 300 था, तो मल्टीप्लाइड बाई 300 भी कर दो, यानी कि इंटू 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें और अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने आपको क्लासेस में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद करा के रखी थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात की जाए तो हम बता देते हैं कि आई बर्बादी सनी, आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार। उसके बाद क्या होता है? ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो। अब याद रखना वहाँ एस पे माइनस था, यहाँ एस सी एन पे माइनस होगा। ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, आगे क्या हो जाएगा? EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। ये है बेटा ऑर्डर। देख लो तुम्हें क्या क्या दिया है। तुम्हें F माइनस है, तुम्हें SCN माइनस है, तुम्हें C2O4 पे -2 है और तुम्हें CN माइनस है। अब जरा देख लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, तो देखो इन सब में CN माइनस सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। CN माइनस के बाद कौन आ रहा है? हमको लगता है यही ऑर्डर भी होगा, C2 पे -4। उसके बाद कौन आ रहा है? S, हाँ बिल्कुल यही ऑर्डर है बेटा। और F माइनस, देख लीजिए जिस ऑप्शन में ऑर्डर आ रहा होगा दैट इज़ द करेक्ट। आगे अगर हम बात करें, आगे बात करेंगे बच्चों तो पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये हमें एक रिएक्शन देता है जिसमें CH3 रिएक्शन करता है किसके साथ? Cl2 और H2 के साथ, X बनाता है और वाटर के साथ अगेन रिएक्ट कर दिया जाता है तो एल्डिहाइड बना लेता है। अगर बेटा ये हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पक्का क्या था? CHCl2 था, तभी ये एल्डिहाइड बनाएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, याद करने वाली बात है ये। ऑप्शन में चेक कर लीजिए जिसमें CHCl2 आ रहा होगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगर हम, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जब भी कभी किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा तो फ्री एक्सपेंशन होगा यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा, और साथ साथ अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एटमॉस्फेयर के पास एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, यानी कि ना तो वो जो है हीट लेगा सिस्टम सराउंडिंग से, ना ही वो सराउंडिंग को हीट देगा। और जब ना हीट लेगा और ना हीट देगा तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। और साथ साथ वर्क भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, यानी फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्क क्यों 0 होगा? भाई जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है यानी वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, कोई बाहर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या खाक वर्क करेगा? कोई वर्क नहीं करेगा। साथ साथ एडियाबैटिक प्रोसेस होता ही वही है जो सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह से कोई हीट एक्सचेंज ना करे, उसी को तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। अगर हम उसी को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं तो आगे ज़रा देखिए, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उठाएंगे तो पता लगेगा अगले क्वेश्चन में कि मैच द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि CaO है, BaO है, Al2O3 है, Cl2O7 है। बार बार पढ़ाया हूँ, हमको पहचानना है कौन बेसिक, कौन न्यूट्रल, कौन एसिडिक, कौन एम्फोटेरिक। तो हमने बता रखा था कि ऑक्साइड, इस पर एक लेक्चर भी हमने बहुत अच्छा बना के डाला था। ऑक्साइड 4 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। बच्चों मेटल के जितने ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो ज़रा देख लीजिए, कैल्शियम और बेरियम के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे। अब मेटल के ही ऑक्साइड कुछ एम्फोटेरिक जिंगल था, जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया
कि सब पंजाबी जी सनक गए। इतने ही मेटल हैं जो एम्फोटेरिक बनाते हैं। तो देख लीजिए जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है वो कैसा है, एम्फोटेरिक। और नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा एसिडिक होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए, किसके किसके, ये एग्जाम्पल आ गए हमारे पास बेटा एम्फोटेरिक। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड N2O, वाटर H2O और NO, यही 4 हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड प्रेजेंट है नेचर में, बस और कोई नहीं है। तो अगर इससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है क्वेश्चन में तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक। मेटल के कैसे होंगे, बेसिक। नॉन मेटल के कैसे होंगे, एसिडिक। अब सबसे बड़ी समस्या आती है इनको पहचानने में, किसको, एम्फोटेरिक को। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा सिर्फ यही बनाते हैं और कोई बनाता ही नहीं। इसका मैंने आपको क्लास में भी कई बार इसका जिंगल दे रखा है। जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया कि सब पंजाबी जी सनक गए। ये हैं जिंक, मैग्नीज, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, एंटीमनी, लेड, जर्मेनियम और टिन। इतने ही मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। आगे चलेंगे जब बेटा, तो आगे चलेंगे तो और बातों को हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अरे यार ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। 1 ग्राम कौन है, मैग्नीशियम। 1 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन। 1 ग्राम कौन है, लिथियम। 1 ग्राम कौन है, सिल्वर। बताओ भाई, जिसके मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। तो किसके मोल ज़्यादा होंगे, जिसके मोलर मास कम होंगे। किसका मोलर मास कम होगा, लिथियम का। हाइड्रोजन लिथियम इसी का है। जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होगा। तुमको यहाँ इंटू 2 करना पड़ेगा। तो भैया इसका मोलर मास 32 है और इसका 9 है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, यानी 1/16 Na आएगा। और यहाँ चेक करोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का मास नंबर जो होता है 5 होता है, तो 1/5। सबसे ज़्यादा मोल इसी के हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड। याद करने वाली बात है, लाइसिन इज़ द बेसिक अमीनो एसिड। अगला कहता है कैलकुलेट द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2। अच्छा Cr+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है, Cr+2। क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 4s1 3d5 होता है। अगर Cr+2 की बात कर रहा है तो 3d4 4s0 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जहाँ 4 पॉइंट समथिंग यानी ए इज़ द राइट आंसर। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट आता है। बेटा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जब हम लेते हैं तो पता लगेगा क्या कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस पे सुक्रोज क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और बीटा अल्फ़ा डी ग्लूकोज, सॉरी क्या कह रहा है, सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनाता है। अब ये जो है फ्रक्टोज बनाता है और साथ साथ ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। और दोनों का रोटेशन बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी अगर ग्लूकोज अल्फ़ा डी होगा तो फ्रक्टोज कैसा हो जाएगा, बीटा डी हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आगे हम लोग चलते हैं बेटा, आगे एक बार इसको देख भी लेना क्योंकि उतना अच्छे से मेमोराइज नहीं है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर है। अब आगे चला देख लेते हैं। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। वह मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन बेंजीन और टॉलुइन ये तो नहीं शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनमें एक ही कार्बन का डिफरेंस है। यानी जिनका सेम साइज़ होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन, इथेनॉल, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है पहले ये जान लो। जैसे अगर हम किसी सॉल्यूशन का मान लो वेपर प्रेशर नापते हैं, वो आता है P, और जाके जब हम
कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकालते हैं तो आता है पी डैश। अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से नापा गया वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तब तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ, कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन हुआ, और बराबर हो गया तो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करता है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पहला तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम साइज़ है, और जब किसी मॉलिक्यूल की साइज़ लगभग सेम होती है तो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे में देख लेते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CHCl3 है। तीसरा है क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, ये भी लगभग सेम है, ये भी आइडियल करेंगे। इथेनॉल CH3 CH2OH, इन्हें मैं याद नहीं रखता बेटा, निकालना सिखाता हूँ। और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि इथेनॉल और एसीटोन, मेरे हिसाब से तो यही सही है। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट, फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन कौन, इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर होगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। यानी कि जितना नापो, जितना कैलकुलेट करोगे और जो नापोगे, नापा गया वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा। अगला देखिए, टर्शियरी कह रहा है, टर्शियरी कैटायन है, टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल से, टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन ये सेकेंडरी ब्यूटिल से मोर स्टेबल है। क्यों? अरे भाई यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा रिलेटिव टू दिस, 4 ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा, तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी। हमसे कह रहा है फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी। बोला था तुमसे कि आज तक कभी ऐसा एक भी साल नहीं गुजरा है जब इस आर्टिकल पे क्वेश्चन ना आए, और हमने तुम्हें क्लास में कैसा बताया है ये तुम्हारा मन ही जानता होगा। हमने 6 तरीके से क्लासीफाई कर दिया था और बोला था कोई 7वां क्वेश्चन कोई माई का लाल पैदा नहीं कर सकता। अब जरा देख लो, उसी 6 में से कोई एक ही टाइप होगा। फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर। अबे यार कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, इसका हमको आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है KSP। तुमसे बोला था जहाँ कॉमन आयन आ जाए 2 × 10⁻⁻15, वहाँ हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाए तो मुंह तुम्हारा चमगादड़ जैसा बन जाएगा। ये टूटेगा तो क्या देगा बताओ, Na+2 और प्लस OH आयन देगा। इंक थोड़ा लग रहा है मेरी ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, मैं ब्लू पेन शुरू कर दूंगा। देखो 2OH- ये हो जाएगा, और इसको भी लिख दो। अब अगर मैंने माना इसकी सॉल्बिलिटी S, तो ये S हो गया, ये 2S हो गया। अब जरा देखो, ये अकेले नहीं है, ये NaOH में है, स्ट्रॉन्ग बेस 0.1 मोलर, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, Na++ OH आयन देगा, यानी 0.1 तो बताओ OH आयन कॉमन हो गया कि नहीं। तो जब तुम इसका KSP लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 × OH आयन का स्क्वायर लिखोगे। Na+2 का कंसंट्रेशन S है, OH आयन का कंसंट्रेशन 2S लिखोगे और तुम्हारा मुंह बन जाएगा, 2H + 0.1 होगा, याद रखना, इंटू स्क्वायर। अब जरा देखो आगे भी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁻15। अब जरा देखो कि इसकी सॉल्बिलिटी ऑलरेडी काफ़ी कम है, बोलो काफ़ी कम है अगर, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। पानी में सॉल्बिलिटी इतनी कम थी तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में और कम होगी, यानी कि अब ज़रा देखो, अगर हम लोग देखें तो 2 इसको मैथमेटिकली हैंडल करेंगे 10⁻⁻15। अब अगर बेटा यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, S और ये 4S² + 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 × S × 0.1। अब सॉल्बिलिटी ज़रा देखो, जैसे ही अंदर लोगे तो 2 × 10⁻⁻15, ये क्या हो जाएगा, 4S का क्यूब प्लस S × 0.1 का स्क्वायर प्लस 2S² × 0.1। अब जरा देखो, ये भी 0 ले लेता हूँ, ये भी 0 ले लेता हूँ, क्यों। अब जरा देखो, पानी में जब सॉल्बिलिटी इसकी KSP इतना कम था, यानी अगर मैं इसका सॉल्बिलिटी पानी में निकालूं तो पानी में निकालता तो क्या हो जाता, S × 2S का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻15, तो S का क्यूब इक्वल्स टू 10⁻⁻15, या S कितना हो जाता, S अगर मैं इसको
0.1 इंटू 10⁻⁻15 था, तो चलो 10⁻⁻5 आ गया। यानी कि पानी में इतना है तो कॉमन आयन में तो इससे भी कम होगा। तो जरा देखो, जब S इससे भी कम होगा, इससे कम कोई वैल्यू ले लो, मतलब मान लो मैंने 10⁻⁻6 ले लिया, तो S का क्यूब कितना होगा, बाप रे बाप 10⁻18। S स्क्वायर कितना होगा 10⁻12। ये दोनों वैल्यूज इसकी तुलना में बहुत छोटी होंगी तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ये मैथमेटिकल सेटिंग है, ये सब जानते रहो। S कितना आ गया 2 इंटू 10⁻15 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, यानी 10⁻²। 10⁻², ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻13। देख लो किस ऑप्शन में दिया है, जिस ऑप्शन में दिया होगा वही करेक्ट है। 4th इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा अगर हम लोग देखें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैटाइनिक डिटर्जेंट। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन कर देंगे 170। वह अभी बता भी देता हूँ। 170 में हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या कहता है हमसे, जरा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है। हमसे कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी KF की वैल्यू दी हुई है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene। राउंड ऑफ भी करना। अच्छा, ΔTF पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बातें सेम। ये क्या हो जाएगा, वैसे तो I इंटू KF इंटू M होता है, लेकिन कह रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सॉल्यूट टूटेगा नहीं, तो सीधे लिख दो KF इंटू M। KF कितना है भैया, KF है 5.12, M कितना है 0.078 मल्टीप्लाई। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन दिया है सोडियम स्टीरेट, ये तो एनायनिक है क्योंकि मेन पोर्शन पे नेगेटिव आयन होता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसमें भी मेन पोर्शन पे नेगेटिव। सोडियम डो डेकेन बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट है तो एनायन होके एनायन ही बड़ा हिस्सा बचेगा, यानी कि यही एक बचता है। इसका फॉर्मूला भी मुझे याद है, खैर C19H42N+Br माइनस, इसको बेटा बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ये सेंटी ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये हमारा कैटाइनिक डिटर्जेंट है। और इसी के साथ लगभग हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। एक बार मैं फिर से चेक कर देता हूँ कुछ बच तो नहीं रहा है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बच रहा है, बस आज के लिए आपने देखा ही इतना पर्याप्त है। ट्वाइस CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, और कह रहा है CuSO4। कॉपर का सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता, इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में ही DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। इसके एब्सेंस में DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़रा देखें, इसमें हम अगर देखेंगे तो बेटा NH3 का होल 4, यानी कि Cu+2 में है अगर, तो ज़रा देखो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होता है, और +2 में क्या हो जाएगा 4s0 3d9, यानी D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलर इज बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, एंड DD ट्रांजिशन विल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 होना चाहिए। कोई ये जान लो कि तुम्हें लगेगा कि आंसर 4 है, लेकिन 4 जानते रहो कि CuSO4 कलरलेस होता है बे। CuSO4.5H2O का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। तो आंसर मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए बेटा। और आगे ज़रा देखते हैं, आगे चलेंगे तो और बातें भी हमको समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग ज़रा देख लेते हैं तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन CH3 C++OCH3 और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl, इनके बीच में रिएक्शन कराता है। ये मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की होती है। कार्बन लेगा, मैग्नीशियम दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CO माइनस CH3 CH3 और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Mg प्लस Cl बंधा रहेगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H प्लस OH माइनस H प्लस यहाँ जाके लग जाएगा, OH यहाँ जाके लग जाएगा, यानी ये क्या बना देगा, CH3OH बना देगा। देख लो जहाँ भी कहीं जिसमें ये दिया हो वही आंसर है। टर्शियरी ब्यूटिल 1 2 3 टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल दिया है, सेकेंडरी हाँ बिल्कुल दिया है, वही आंसर है बच्चे। दांत मत दिखाना, दांत दिखाओगे तो मार खाओगे, याद रख लेना। आगे जरा देखो, आगे हमसे कहता है कि एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। आर्हेनियस इक्वेशन जानते होगे, A e⁻ EA/RT। EA सिर्फ K से गवर्न हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर K से गवर्न हो रहा है तो रेट इक्वल्स टू KAB, ये रेट लॉ है, यहाँ x लगा दो y लगा दो। K किससे गवर्न होता है, रेट से, और रेट किससे गवर्न होता है, कंसंट्रेशन से। यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बदलेगा और रेट बदलेगा तो K बदलेगा, K बदलेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल जाएगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, यस इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड्स टू चेंज, रिएक्टेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो जो है रेट लॉ यही बोलता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हो गया, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बदलेगी तो भैया वेट, ये हम जानते हैं ऐसा जाता है ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा तो अपने आप थ्रेशोल्ड बदलेगी। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो हम एक्टिवेशन नहीं बोल सकते हैं, हमें बोलना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि थ्रेशोल्ड में एक्टिवेशन छुपा हुआ है बट एक्टिवेशन में थ्रेशोल्ड नहीं छुपा हुआ है। और एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट डालने पे, सॉरी कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाँ 138। वेट बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रुको फिर से करा देता। एक चीज़ आप जानते रहिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो दो तरह का मैंने आपको ग्राफ बताया था, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला ग्राफ एक्सोथर्मिक है तो ज़रा ये पूंछ नीचे कर देना, एंडोथर्मिक है तो इसको ज़रा ऊपर रहने देना। मिनिमम अमाउंट दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट का एनर्जी HR, प्रोडक्ट का एनर्जी HP कहलाता है। हमसे कह रहा है क्या क्या बदलेगा, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन कभी नहीं बदलता, क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट को 1 मोल प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी रिएक्शन का जितना चेंज होता है वही हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। चाहे 1000 मोल लो, चाहे 10,000, चाहे 20,000, एक ही मोल के चेंज के लिए जितना चेंज इन रिएक्शन होगा वही हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, तो वो तो नहीं बदलेगा। आगे कहता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, HR प्लस EA को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो HR बढ़ेगा तो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती से 4 बोल दिया था, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ। आगे जरा देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर दूँ बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर दूँ तो क्या हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में होगा H प्लस SO4 - 2 और वाटर, ये 3 चीज़ें होंगी। अगर ये 3 चीज़ें होंगी और हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं तो बताओ एनोड पे क्या क्या जाएगा। एनोड पे नेगेटिव क्या क्या जा सकता है, एक तो सल्फेट आयन जा सकता है, दूसरा वाटर जा सकता है, ठीक है। सल्फेट आयन जा करके ऑक्सीडाइज होगा तो S2
H2O8 माइनस 2 बाई रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 कर दिया। और वाटर जाके अगर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, तो वाटर जाके अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा, H प्लस, और वाटर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन बनाता है, ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन बना देगा, H प्लस और हाफ मोल ऑक्सीजन बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, और कैथोड पे क्या क्या हो सकता है, कैथोड पे कौन कौन जाएगा, या तो H प्लस जाएगा या वाटर जाएगा, दोनों जाएगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी एन। अब इनमें जरा देखो, कैथोड पे तो श्योर है हाइड्रोजन बनेगा, एनोड पे क्या डिसाइड करूं, ऑक्सीजन बनेगा नहीं बनेगा। दोनों में हम चेक करते हैं कि वाटर और सल्फेट आयन में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, और हम जानते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर पहले ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि कैथोड पे तो बन जाएगा हाइड्रोजन, और मेरे प्यारे बच्चों एनोड पे बन जाएगा ऑक्सीजन। बोलो जय माता दी। और देखो किस ऑप्शन में दिया है ये बात, किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी ऑक्सीजन गैस। मुस्कुरा के बोल दो बे, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, एनोड पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे आओ, अगला आओ, अगला आओ। CH4 4Cl2 देता है CCl4 प्लस 4HCl। इसमें कार्बन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, -4 है यहाँ, -4 है यहाँ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लगभग बराबर होती है लेकिन थोड़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ क्या हो जा रहा है, +4, तो -4 से +4 में चेंज हो रहा है, यानी टोटल 8 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तभी तो जरा देखो, 4 मोल यहाँ माइनस लिया और 4 मोल यहाँ लिया, यानी कि टोटल -4 से +4 जाएगा, यानी 2 इज़ द राइट आंसर। बाप रे बाप, इतना आसान पेपर। अगला क्या कहता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज़ नॉट वैलिड। क्या करूँ, अपनी जान दे दूँ क्या आज मैं। बोहर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए रहता है। सिंगल आयोनाइज हीलियम He+, इस पे बोहर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आगे ड्यूट्रॉन एटम, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल एक प्रोटॉन, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम HD1, हाँ बिल्कुल इसमें भी लगेगा। आगे कहता है सिंगल आयोनाइज नियॉन, अबे इसमें कैसे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगल आयोनाइज नियॉन में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हैं, और बोहर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड 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 ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोहर्स एटॉमिक थ्योरम लगता है तो क्या करोगे, वही करोगे जो मैंने बताया, चेक करोगे कि किस में एक इलेक्ट्रॉन है। और भैया आ जाओ, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये बच रहा है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। CO plus H2 temporary hardness of water, temporary hardness of water, B2H6 H2O2 इधर दिया है ABCD, इधर दिया है क्या MgHCO3 CaHCO3। जो डॉक्टर बन के ना आया, झापड़ खाने का काम किया है वो, और कुछ नहीं। एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड, अरे बाप रे। सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस। और चौथा कहता है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। अबे क्या करूं, क्या करूं। B2H6 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड है, ठीक है। और टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर ये है, और ये सिंथेसिस गैस है, और ये क्या है, नॉन प्लेनर। अब मेरी